स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और आज हमारे साथ फिर से हैं मिस्टर आशीष शर्मा। इससे पहले 2 इंटरव्यू आपने हमारे चैनल पे इनका देखे होंगे और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का कहना था कि फिर से आशीष जी को लेकर के आइए कुछ जानकारियों के साथ। तो आज फिर से मेरे साथ हैं आशीष शर्मा जी और हम बात करेंगे आज कुछ कोस्टिंग को लेकर के कि ट्रकों का कोस्ट किस तरह से आप निकाल सकते हो, किसी कस्टमर को आप रेट किस तरह से दे सकते हो, उसमें आपका प्रॉफिट किस तरह से देखा जा सकता है, गाड़ियों के लिए कहाँ से विजिट कर सकते हो, ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। ऐसे में आपको बता दूं कि जिनको नहीं पता है आशीष शर्मा जी के बारे में, करीब 15 साल तक इन्होंने जॉब किया है कहीं पे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में ही। इसके बाद इन्होंने 2017 ना 2017 में इन्होंने गाजियाबाद में अपना कंपनी स्टार्ट किया लॉजिस्टिक का, ट्रांसपोर्टेशन का। और आज के डेट में अच्छा खासा इनका बिजनेस है जो कि पैन इंडिया लेवल पे इनका बिजनेस चलता है। पहला जो वीडियो है इनका, आप उनका भी वीडियो देख लीजिए। पहले का जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाएगी। और आज का एक वीडियो है, इसको भी आप देख लीजिए, यहाँ से भी आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा। आशीष जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो लास्ट टाइम जो आपने इंटरव्यू दिया था, अच्छा खासा रिस्पांस मिला है उस इंटरव्यू का। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आशीष जी के साथ फिर से कुछ वीडियो बनाइए, कुछ जानकारियाँ लेकर के आइए। उसके लिए मैंने आपको अप्रोच किया था, तो धन्यवाद, आपने आज मुझे टाइम दिया। एक्चुअल में कहना है कुछ इस तरह से कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। 2-3 चीज़ें उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में। कुछ लोगों का कहना है कि मुझे ट्रक लेकर के बिजनेस करना है। तो आज के डेट में खुद का ट्रक खरीद के बिजनेस करना कितना सही हो सकता है? रोहित जी, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट गुरु जी के जो भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा नमस्कार, और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना जो हमारा इंटरव्यू हुआ है उससे उनको जो भी अच्छा लगा, हमारे पॉइंट से जो भी मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर किया था उनसे उनको फ़ायदा मिला है। तो मुझे बड़ी मतलब अंदर से खुशी हो रही है कि मेरी जो एक्सपीरियंस है जो शेयर हुए हैं आपके चैनल के थ्रू, उनसे लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको भी धन्यवाद करता हूं और आपके व्यूअर्स को भी धन्यवाद करता हूं। जो आपने मेरे से पूछा है कि ट्रक्स लेकर हम कितना प्रॉफिटेबिलिटी में बिजनेस कर सकते हैं, तो अभी तो मैं कहूँगा कि कोरोना की जो पैंडेमिक आई है हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो उसके अकॉर्डिंग तो अभी ट्रक्स लेके खुद का बिज़नेस करना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि अभी ट्रक्स के रेट भी बढ़ गए हैं। BS6 में अभी ट्रक्स का जैसे सिंगल एक्सल की कॉस्टिंग पहले BS6 आने से पहले जो BS5 था, तो वो उसमें जो ट्रक्स की कीमत थी 32 फीट सिंगल एक्सल चेसिस मिल जाता था 12,50,000 तक मिल जाता था। पर अब जो BS6 में जो कॉस्टिंग आई है वो चेसिस 19.5 लाख रुपए का आज की डेट में। तो 19.5 लाख को अगर हम इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं, अगर हम उसको फाइनेंस करा के भी करते हैं, उसकी वो बना के करते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं हमारी EMI ज़्यादा होएगी। जो पहले EMI थी उससे पर मंथ EMI बढ़ जाएगी, 25% तो बढ़ेगा। पर अभी तक कोई भी फ्रेट, अभी मार्केट में कोई भी फ्रेट नहीं बढ़ा है, फ्रेट वही चल रहा है। जबकि डीजल के प्राइस जो थे वो 62 से लेके कोरोना से पहले, कोरोना जब था उससे पहले 62, 63, 65 के बीच में ही अराउंड अप डाउन होता था डीजल। वही फ्रेट जो आज 72 से 75 के करीब डीजल है, फ्यूल का रेट जो है वो बढ़ गया है। पर फ्रेट चार्जेस जो कस्टमर से हमें मिलते हैं वो अभी तक उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो हम कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे, मतलब वो बढ़ी हुई EMI हम कैसे वो करेंगे, रिकवर करेंगे या हम पे कर सकते हैं? तो उसमें आज की डेट में तो मैं अपने व्यूअर्स को, आपके चैनल्स के व्यूअर्स को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि फॉर द प्रेजेंट टाइम, इस टाइम के लिए आप अपना ट्रक्स ना बना के आप मार्केट से हायर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारा मार्केट में देखिए इकोनॉमी भी बड़ी डाउन गई है। अभी इसको रिकवर करने में भी टाइम लगेगा, मे भी हो सकता है कि 1 साल लग जाए रिकवरी करने में। तो उसके अकॉर्डिंग अभी फ्रेट भी इतना नहीं है कि आप अपनी EMI अपनी टाइमली दे सकें, क्योंकि ये तो एक आपने फिक्स बर्डन हो जाएगा कि आपको EMI देनी ही देनी है बैंक्स को। अगर आप नहीं उतना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं जो अपनी EMI ने, क्योंकि EMI तो इंक्रीज हो ही जाएगी। जब 12.5 लाख का ट्रक है वो 19.5 लाख का हो गया, तो EMI इंक्रीज हो जाएगी। EMI इंक्रीज हो जाएगी पर आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ा, आपके खर्चे बढ़ गए। आज जो है डीजल 10 रुपये 12 रुपये का जो डिफरेंस आया है डीजल में,
तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट मार्जिन जो था वो कम ही हो गया, बढ़ा नहीं। जब प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो आप सेविंग नहीं कर पा रहे, तो पर मंथ EMI कैसे निकाल पाएंगे? गाड़ी चलाएंगे, आपको डीजल डलवाना 100% मैंडेटरी है, तभी चलेगी। आपको ड्राइवर के खर्चे ड्राइवर को पैसे देना मैंडेटरी है, आपको रास्ते में टोल देना मैंडेटरी है, जो ईयरली आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका भी हर महीने आपको शेयर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इकट्ठा फिर उस टाइम पे जब आपके ऊपर साल भर बाद जब आपके पेपर्स आएंगे, आपके परमिट्स होंगे, आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो अब देखिए 12.5 लाख का जब हम गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे थे तब 50,000 का हो रहा, तो 19.5 लाख का इंश्योरेंस तो मे भी पॉसिबल कि वो 65 या 70 के करीब होएगा, तो इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, डॉक्यूमेंट्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, परमिट का रेट भी बढ़ जाएगा जब आपकी गाड़ी की कॉस्ट, तो हर चीज़ इंक्रीज होगी पर आपके फ्रेट नहीं बढ़े। जहाँ से कमाई होना है वो एक्चुअल में नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, तो प्रॉफिट शेयर, आपका मार्जिन शेयर नहीं बढ़ रहा है, आपके खर्चे तो इंक्रीज हो रहे हैं, आपके टोल टैक्स इंक्रीज हो रहे हैं, आप डीजल इंक्रीज हो रहा है, गाड़ी की कॉस्टिंग इंक्रीज हो गई, आज ड्राइवर भी आपसे ज़्यादा पैसे लेगा, सैलरी ज़्यादा लेगा, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मुझे जो लगता है, मैं जो फील करता हूँ कि ये कोरोना के पैंडेमिक के बाद जो भी अभी आएंगी चीज़ें, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस आएगा, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, ये है, तो उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर्स की सैलरी भी उतना ही मांगेंगे, क्योंकि उसको अपना खर्चा चलाना, तो हर चीज़ बढ़ जाएगी पर आपके फ्रेट नहीं बढ़े। मतलब कमाई जहाँ से होना है कमाई बढ़ा नहीं, खर्चे जो है वो बढ़ते चले गए, तो बर्डन अपने ऊपर ही आएगा। तो इससे बढ़िया आप मतलब परमानेंट एक्सपेंसेस अपने ऊपर बर्डन उसका मत डालिए कि हर महीने EMI देनी है, एक दिमाग आपका टेंशन में रहेगा, प्रेशर में रहेंगे, EMI देनी है, नहीं EMI जा रही तो कहीं गाड़ी हमारी बैंक वाले नहीं उसको खींच के ले जाए। तो आपको परमानेंट आपके ऊपर अपने ऊपर बर्डन नहीं बढ़ा के आप जो भी काम कर रहे हैं मार्केट से गाड़ी हायर करें, उसको मार्केट से अवेलेबिलिटी देख के मार्केट से गाड़ी हायर करके आप कस्टमर को प्लेस कर सकते हैं। इतना ही तो होगा कि हो सकता है कि कस्टमर को आप गाड़ी दे रहे हैं उसमें 3,000 रुपये की जगह आपको 1,000 रुपये बचे हैं, 1,500 रुपये, पर कुछ तो बचत होगी आपके पास। परमानेंट बर्डन तो नहीं होगा कि इस महीने में मुझे EMI देनी। हाँ, कम से कम जो 50-60 हज़ार रुपये का जो खर्चा है वो सरदर्दी खत्म होगा। हाँ, आपने 30,000 की सपोज दैट कहीं की गाड़ी ली, आपने कस्टमर को 32,000 को दे दी, महीने 1.5 महीने बाद आपको 32,000 रुपीज़ मिल गए, तो आपको 2,000 रुपीज़ गेन करके तो गए, आपकी कोई परमानेंट लाइबिलिटी तो नहीं रही कि नहीं मुझे इसमें से मुझे इतना बिजनेस करना है कि मुझे 65,000 या 60,000 या 40,000 मुझे निकालना है EMI के लिए, प्लस उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए या उसकी सर्विस के लिए, रिपेयरेंस के लिए। तो आप पर इस टाइम पे मैं यही सजेस्ट करूँगा आपके व्यूअर्स को कि आप अपना परमानेंट लाइबिलिटी ना लेके आप मार्केट से गाड़ी हायर करिए। मार्केट से गाड़ी हायर करके अभी बहुत सारे ट्रक्स ओनर्स हैं मार्केट में, ट्रक्स की कमी नहीं है, तो वो आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएंगे। थोड़ा मार्जिन कम रहेगा पर आपको रिस्क बहुत कम हो जाएगा उसमें, आपको थोड़ा सा प्रेशर कम होएगा आपके माइंड पे, तो आप वो प्रेशर जब कम रहेगा तो आप मार्केट में ज़्यादा फोकस कर पाओगे अपने बिजनेस के लिए। तो हो सकता है आपको जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो थोड़ा थोड़ा करके आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा दे जाए। जब आपके पास प्रेशर रहेगा तो आप गाड़ियों में ही लगे रहेंगे, हमारी EMI कैसे निकले, तो आप सेल्स पे हो सकता है अपने बिजनेस पे उतना ध्यान ना दे पाए। ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन कि 2 तरह से गाड़ी मार्केट में मिलती है, एक तो ट्रिप बाय ऑन डिमांड, मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, मैं फ़ोन किया किसी को कि भैया गाड़ी है तो ला करके दे दो। दूसरा है लीज पे, तो लीज पे गाड़ी लेकर के चलाना कितना सही है, या फिर ट्रिप पे ही गाड़ी लेकर के चलाए वो ज़्यादा अच्छा है? हाँ, लीज पे गाड़ी लेना मैं तब प्रेफर करूँगा जब आपके पास टू एंड फ्रो दोनों तरफ से आपके पास बिजनेस हो। मतलब यहाँ से अगर सपोज दैट आपने एक गाड़ी लीज पे ले ली 3,000 किलोमीटर्स पे, कि मैंने 3,000 किलोमीटर्स पे 20 फीट कंटेनर से हायर कर लिया, कि मंथली सपोज दैट उसका 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपीज़ लीज पे हायर कर ली, तो आपके पास सपोज ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि आपके पास यहाँ से कस्टमर हो, उसके डेली ट्रिप जा रही हो दिल्ली यहाँ से 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर गई, वो आपको वहाँ तक का उसका फ्रेट दे रहा हो 5,000 रुपये, उधर से जो आ रहा हो 3,000 रुपीज़ या 4,000 रुपीज़ में आ रहा है रिवर्ट का, तो दोनों तरफ से आपका 24 आवर्स में आपने कितना उसकी आपकी बिलिंग हो गई गाड़ी की 5 और 4 9,000 रुपीज़ हो गई। 9,000 रुपीज़ अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए 2,25,000। और आपने 1,000 रुपीज़ उसको 1 लाख रुपीज़ उसको पे कर दिया, तो आपको प्रॉफिट शेयर आ गया 1 लाख समथिंग।
तो वो तब तो पॉसिबिलिटी है कि आप उसको लीज पे लें। अगर आपके पास एक ही साइड से ही है बिजनेस, आपने यहाँ से बुक करी गाड़ी, आपने तो ले ली लीज पे ले ली, यहाँ से गई गाड़ी, एक साइड के ही आपके पास फ्रेट है, आपने 25 डेज़ में आपने 55,000 के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी गई और 25 डेज़ में आपने कितना कमाया 1,25,000 और आपने 1 लाख दे दिया, तो आपको मार्जिन थोड़ा कम कम मिलेगा। होगा। हाँ, पर आपके पास टू एंड फ्रो दोनों तरफ से फ्रेट होएगा तो आपको मार्जिन अच्छे आएंगे, तब आपको लीज पे लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, आज के डेट में अगर मैं मार्केट में देखूँ तो किस तरह के ट्रकों का बिजनेस सबसे ज़्यादा है? मोस्टली अब जो हमारी इंडस्ट्री जो आ रही है, बेसिकली हमारी इंडस्ट्री अब आ रही है सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके, तो बेसिकली अभी लोग जो रीडायरेक्ट हो रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं क्लोज बॉडी कंटेनर्स पे कि उनका मटेरियल सेफ रहे, कहीं से पानी ना आ जाए जो उनका मटेरियल ख़राब हो, थेफ्ट ना हो जाए। कोई रस्सा तिरपाल होते हैं, लंबी दूरी पर ट्रक से जा रहा है तो रास्ते में बहुत बार ड्राइवर खाना खाने के लिए ढाबे पे खाना लगा दिए, वो तो एक करना ही पड़ेगा क्योंकि ड्राइवर रेगुलर नहीं गाड़ी चला सकता, वो खाना भी खाएगा, वॉशरूम भी जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो जो डेली रूटीन के एक ह्यूमन होने के नाते जो उसके सारे होते हैं चीज़ें वो तो करेगा, तो उसके लिए अगर वो कहीं उतरता है और रस्सा तिरपाल है और किसी बंदे ने रस्सा काट के कुछ मटेरियल निकाल लिया तो वो बड़ा रिस्की है। तो आजकल हमारी जो इंडस्ट्री है वो कन्वर्ट हो रही है क्लोज बॉडी कंटेनर पे, कि क्लोज बॉडी कंटेनर में आपने मटेरियल लगाया उसको सेफली, उसमें ट्रांसपोर्टर की लायबिलिटी भी कम होती है कि कस्टमर ने अगर कोई मटेरियल सपोज दैट गलती से काउंटिंग में कम डल गया, वो सील लगा के दे दी उसमें, वहाँ पे वो वही सील कटी, तो ट्रांसपोर्टर की भी लायबिलिटी कम हो जाती है कि आपने वहाँ देखिए आपकी सील लगी थी, आपके बंदे ने यहाँ वही सील काटी है, तो हमने कहीं से उसमें कोई चीटिंग नहीं की है, तो इसमें ट्रांसपोर्टर भी सेफ रहता है। ओके, ये है। अगर मैं बात करूं कि किसी को ट्रक चाहिए होता है, जैसे कि बात करते हैं कि मैं कोई ट्रांसपोर्टर हूं और मुझे ट्रक चाहिए होता है पर मंथ और मैं अटैच में चलवाना चाहता हूं, तो ये ट्रक में खोजने के लिए क्या करूंगा? सबसे बड़ा सरदर्दी आज की डेट में ये भी है, बहुत सारे मेरे साथ एग्रीकेटर है जिनका कि मटेरियल जाता है कोल माइंस का है या फिर सेव का है, ऐसे लोग हैं बहुत सारे जिनका कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, वो लोग का कॉल भी आता है हमारे पास कि रोहित जी कोई ट्रक वाले हैं तो बता दीजिए, यहाँ से मेरा मटेरियल जाता है, यहाँ से मटेरियल जाता है, बट ट्रक वालों तक उनकी पहुँच नहीं है। मतलब कि अगर ऐसा नहीं है कि उस एरिया में ट्रक नहीं है, अगर मैं बात करूँ कि बलांगीर से मेरा एक जान पहचान के हैं जिनका कि मटेरियल निकलता है, कोयला निकलता है वहाँ से और स्टील का काम होता है वहाँ से, तो वहाँ से तकरीबन उनको 150 से 200 गाड़ी पर डे का लगता है और आज के डेट में उनका 70 से 80 गाड़ी लगा रहे हैं, फिर भी 60 से 70 गाड़ी उनके पास आ नहीं पाता है। और ऐसा नहीं है कि उस इंडस्ट्री में ट्रक है ही नहीं, उस एरिया में ट्रक भी है, लोगों को वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, ट्रक वाले वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं या फिर जिनको ट्रक की ज़रूरत होती है वो ट्रक वालों तक कैसे पहुँच सकते हैं? एक्चुअली देखिए, इसमें बेसिकली आप डायरेक्ट अगर कोई प्रोडक्शन हाउस है या डायरेक्ट कोई प्रोडक्शन कर रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा डायरेक्ट ट्रक मालिक्स के पास ना जाके, ट्रक्स ओनर्स के पास ना जाके, आपको प्रॉपर एक अच्छी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड हो वहाँ पे आपको एक देखना पड़ेगा कि उस कंपनी कैसी है, थोड़ा सा आपको अपना रिव्यू करना पड़ेगा मार्केट में कि डायरेक्ट ट्रक ओनर्स के पास जाएंगे, किसी के पास एक ट्रक्स है, किसी कोई खुद ही ड्राइवर है, किसी के पास 2 ट्रक्स हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। आप डायरेक्ट ट्रक ओनर के पास चले गए, आपको मतलब 1,000-2,000 रुपये सस्ता मिल जाएगा, पर वो आपको जब सस्ता मिलेगा तो हो सकता है उस ट्रक ओनर ने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स टैक्स ना भरा हो, बिल्कुल उसकी EMI ना गई हो, उसने आपके यहाँ से मटेरियल पिक कर लिया, पिक करके सपोज दैट बेंगलोर जा रहा है, अब बेंगलोर जाने के रास्ते में उसकी 3 EMI टूटी हुई हैं, तो वो जो उसका फाइनेंसर बैंक होएगा वो वहाँ से उसको ट्रक को उठा लेगा, तो आपका मटेरियल स्टक हो जाएगा, परेशानी होगी, फिर ट्रक मालिक आपसे ही पैसे मांगेगा कि जी मेरी EMI नहीं है, आप दो तभी निकलेगा माल, और आपको मजबूरी में देने पड़ेंगे। तो इस तरह की सारी दिक्कतों से बचने, कभी ड्राइवर भाग गया छोड़ के गाड़ी, हाँ होता है, तो आप ट्रक ओनर से करते रहोगे, परेशान होता रहे, तो इन सब जो दिक्कतें हैं, इन सब दिक्कतों से बचने के लिए एक आपको अच्छा ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक करता हो, वेयर हाउसिंग करता हो, जो अच्छा आप अपने एरिया में सर्च करिए उसको कि रेपुटेशन ठीक है, उसकी प्रोफाइल चेक करिए, किस किस कंपनी के साथ काम कर रहा है, उसको उस कंपनी जिस कंपनी में वो बताते हैं कि हम काम कर रहे हैं उनका आप कॉन्टैक्ट नंबर लो, उनसे फीडबैक लो, उसके बाद आप उस सब ट्रांसपोर्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये गाड़ियाँ मेरी जाती हैं, इन गाड़ियों का आप हमसे मंथली मतलब क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअल
आप मेरे से कर लीजिए, उसमें वो अपना मार्जिन रख के वही वो गाड़ियाँ पर उसकी उस ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो ट्रांसपोर्टर गाड़ी मालिक जो अच्छे गाड़ी मालिक होते हैं उसको पता है मार्केट में कौन से गाड़ी मालिक अच्छे हैं, और वो सारी चीज़ें चेक करता है कि कोई EMI तो नहीं टूटी है या कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या करता है कि आपकी हेडेक सारी ख़त्म हो जाए और आपको बेटर सर्विस मिलेगी, हैजल फ्री सर्विस मिलेगी। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा पर आपको इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। तो आपको वो जब गाड़ी देगा ना तो गाड़ी के सारे पेपर चेक करता है ट्रांसपोर्टर। खुद की गाड़ी होगी, कुछ खुद की गाड़ियाँ भी होती ट्रांसपोर्टर की, वो तो उसकी खुद की है तो वो तो अपने उसके अकॉर्डिंग देता है। प्राइवेट लिमिटेड फर्म में कोई सिंगल बंदा नहीं कंपनी रन कर रहा है, सिंगल ड्राइवर गाड़ी मालिक नहीं है, वही ड्राइवर है वही गाड़ी मालिक नहीं है। वो पता चला कि आपने उसको फ्रेट दे दिया, यहाँ से जा रहा है लेके बेंगलोर, अब उसके घर में दिक्कत हो गई, उसको कमरा ही बनवाना है घर में, वो रुक गया, उसने देखे कि आज तो 1 लाख रुपए चले यार 50,000 का एक कमरे घर पे बनवा देते, ज़रूरत है, अगले महीने शादी उसने बनवा लिया, वो खड़ा हो गया जी अब तो जाने के पैसे नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जब ट्रांसपोर्टर बीच में वो सारी चीज़ें देखता है, अगर ऐसी कोई दिक्कत भी आती है तो वो फिर उसका रिस्क होता है, वो अपनी जेब से पैसे, कहीं टायर ख़राब हो गया फट गया, तो अगर गाड़ी मालिक के व्हीकल ओनर के पास पैसे भी नहीं है तो वो अपनी जेब से लगाता है कि लगा के मेरा कस्टमर नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि एक उसकी इमेज है, उसे कॉर्पोरेट सेक्टर में वो काम कर रहा है, 10 उसके क्लाइंट है, अगर एक जगह उसने ऐसी अगर कोई दिक्कत हुई है, अगर वो बात सारे में अगर फैल जाएगी तो फिर उसको और जगह भी कॉन्टैक्ट नहीं मिलेंगे, तो वो अपनी जेब से भी पैसा लगा के एट ए टाइम उसको निकालेगा, उसकी वहाँ हेल्प करके गाड़ी मालिक से, बाद में धीरे धीरे उसके डिडक्ट करता रहेगा पैसे, तो वो उससे रिकवर कर लेगा, क्योंकि वो तो उससे 10 बार 15 बार गाड़ियाँ लेगा, साल बहुत बार गाड़ियाँ उसको रिपीट लेगा, तो उससे तो रिकवर कर लेगा। तो मेरा बेसिकली आपके व्यूअर्स को यही कहना है कि अगर कोई प्रोडक्शन हाउस चला रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसको एक बेटर लॉजिस्टिक कंपनी के पास जाना चाहिए, वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करे उससे, जिससे अगर कोई और सारी लाइबिलिटी उसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो लाइबिलिटी भी होएगी कि आपका ये डैमेज होएगा तो COF मिलेगा आपको, इंश्योरेंस से उसका पैसा भी रिवर्ट मिलेगा, सारी चीज़ें हैं। तो उसमें यही सबसे बेटर तरीका है कि आप एक अच्छी लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ अपने आप को जोड़ें और लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ मिलकर ही काम करें, डायरेक्ट ट्रक ओनर्स के पास ना जाकर लॉजिस्टिक पार्टनर्स को लेकर ही आपको अपने बिजनेस को रन करना चाहिए, जो आपकी हैजल फ्री आपको सर्विस आपके कस्टमर को भी मिल सके और आपको दिक्कत नहीं। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि कस्टमर को रेट